जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलती-जुलती रहेंगी हमारा जो ऑब्व्यू से, इसलिए मैंने ऑब्व्यू को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, लगभग हर टाइप के सवालों को कराया, क्योंकि मुझे पता है कि साणिक और ऑब्व्यू और साणिक जो चैप्टर हैं एक एक तरह से कह सकते हैं कि भाई-बहन की तरह हैं, बिल्कुल ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों के बीच में बड़ा ही विरोध रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का रिलेशन है ऑब्व्यू और साणिक में। देखिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया है, दिखा दिया है कि किस आप देखेंगे कि किस तरह से ऑब्व्यू की बहुत ढेर सारी चीज़ें जो आपको साणिक में यूज हो रही हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से एक दूसरे पे निर्भर हैं। इसलिए हम सबसे पहले मैंने चैप्टर जो 3 है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। दोस्तों साणिक क्या है? साणिक सिंपली अगर हम कहें तो अगर किसी ऑब्व्यू को हम लोग जो है कैपिटल कैपिटल जो अल्फ़ाबेट हैं किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सपोज करिए 2, 5 और यहाँ पे 7 है और 9, ठीक है। एक ऑब्व्यू है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। इसमें क्या है कि ये ऑब्व्यू का रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे एक खड़ी पाई को धीरे किनारों पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा बेंड कर देते हैं। लेकिन अगर इसी को डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट करना हो तो डिटरमिनेंट में सीधे 2 खड़ी पाई हम या 2 सीधी रेखा खींच देते हैं। तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है ऑब्व्यू का रिप्रेजेंटेशन और ये है सारणी का, ठीक ना। तो इसमें इसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्लियर है। ऑब्व्यू जो है हमेशा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्ग ऑब्व्यू भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन जो डिटरमिनेंट है, जो डिटरमिनेंट का हमेशा हमेशा जो है वर्ग ऑब्व्यू होता है। यानी कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है, या तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का हो सकता है। ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा, जो डिटरमिनेंट है, जो सारणिक है, वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा दो चीज़ आप सीख लिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसको कैसे दिखाया जाता है, और दूसरी बात जो सारणिक है हमेशा एक वर्ग ऑब्व्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें जितने नंबर ऑफ रो यानी कि जितनी पंक्तियों की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, स्तंभों की संख्या। इसको नोट पॉइंट पे हम लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सारणिक सदैव वर्ग ऑब्व्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि वर्ग ऑब्व्यू हमारा यानी कि जिसमें जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक ना। ये चीज़ हो गया। कभी भी आपको जो है जो डिटरमिनेंट है, जो सारणिक है, इस तरह से नहीं मिलेगा 2, 3, 7, 9, 8, 2, इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं मिलेगा। इसमें कितने दो पंक्तियाँ हैं, 2 हैं और 3 कॉलम है, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ये क्या है तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा कभी भी सारणिक का। तो दो चीज़ें क्लियर हुई। कोई भी चैप्टर शुरुआत हो रहा है तो उसमें चीज़ों को हमें बहुत बेसिक से सीखना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ आपको मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। 27 जून को 12th और 10th का रिजल्ट आ रहा है। आप देख लीजिएगा कि पिछले साल यानी कि 2020 में जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है कितना उनका रिजल्ट बेहतर रहता है। सुमन क्लासेस एक यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि बहुत पिछड़े से पिछड़े इलाकों से भी बच्चे जो है उभर के आएँ और उनको बेहतर शिक्षा हम लोग उपलब्ध करा पाएँ, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि सारणी का एक संख्यात्मक मान होता है। सारणी हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसमें कि ऑब्व्यू में ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऑब्व्यू 2, 5, 7, 9 लिख दिया गया है तो ये सदैव इसी तरह से रहता था, ठीक ना। लेकिन ये जो सारणिक है, जो सारणी का रिप्रेजेंटेशन है 2, 5, 7, 9, एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलेगा वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। मान लीजिए कोई सारणिक दिया है इस तरह से, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही लेके चलते हैं। यहाँ पे 2, 7, 9, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक ना। इसका जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है दोस्तों, और ये जो होता है ये हम देखिए ये R1 होता है, ये R2, ठीक है, ये हमारा C1, ये C2, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो इसको सॉल्व जब करते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के ऑब्व्यू को, इसमें इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 क्रॉस 2 इंटू 2, और जब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस लगा देते हैं, यानी कि 9 इंटू 7। इसको जब सॉल्व कर लेंगे
तो 2 दूना के 4 और 9 7 63, ये हमारा आ गया -59। इस तरह से जो आव्यूह है, ये 2x2 ऑर्डर का जो आव्यूह है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है, -59 है। इसीलिए हम इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसको कैसे लिखते हैं। तो ये जब इसमें और इसमें अंतर है, ये बताता है कि डिटरमिनेंट क्या है और ये बताता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है, तो -59। इसी तरह से 2x2 ऑर्डर का अगर कोई आव्यूह है तो उसका संख्यात्मक मान बहुत आसान होता है। आपको एक्सरसाइज 4.1 में बहुत ढेर सारे सवाल मिलेंगे, ठीक ना। सबको पता है कि जो पहला चैप्टर शुरू होता है उसमें हम जो है टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, आप जान लें कि वाकई में सारणिक है क्या, उसको कैसे व्यक्त करते हैं, उसकी सारी चीज़ें क्या क्या हैं, तो आपको क्लियर होगा। ये आव्यूह और सारणिक जो है कैसे एक दूसरे से रिलेट है, अभी 1-2 चैप्टर के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। 2x2 ऑर्डर का कुछ और वैल्यू बताइए। यहाँ पे एक 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एक सारणिक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने लाइन को बिल्कुल सीधे रखा हुआ है। इसका जब डिटरमिनेंट का मान बताना पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ इसमें और इसमें अंतर है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का एक्स में होगा भैया मल्टीप्लाई, तो x², और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाता है, यानी कि z का y में होगा तो yz होगा, चाहे zy। इसका जो है वैल्यू ये चीज़ हो गया। क्लियर है। 2x2 ऑर्डर का आव्यूह का मान बताना बहुत आसान होता है, किसी भी आव्यूह नहीं, सारणिक। क्लियर है। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का, यानी कि कोई आव्यूह मान लीजिए a है, वो 3x3 ऑर्डर का है। यहाँ पे हम बात करें 2 5 7, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 5, कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 2। अब देखिए ये आव्यूह 3x3 ऑर्डर का है। आप आव्यूह नहीं, सारणिक। ये सारणिक 3x3 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर के जो सारणिक का मान है आपने निकालना सीख लिया। अब जो है 3x3 ऑर्डर के सारणिक का मान कैसे निकाला जाएगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी। ये हमारा पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, C1 C2 C3 सबको पता है। इसमें क्या होता है, जो डिटरमिनेंट अगर 3x3 ऑर्डर का है तो इसके एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो एलिमेंट हैं उसकी जो पोजीशन है वो किस स्थान पे है, वो प्लस वाले स्थान पे है कि माइनस वाले स्थान पे है, ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ये केवल 3x3 ऑर्डर के केस में है, ठीक ना, प्लस माइनस इस तरह से, ठीक ना। तो अब जो है ये 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है सारणिक है, इसका जो मान कैसे होगा, इसका जो मान निकलेगा पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति या किसी भी तीसरे पंक्ति, तीनों में से किसी एक पंक्ति के सापेक्ष इसका हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। खास बात सारणिक की जो वैल्यू निकालते हैं, जो मान निकालते हैं, खास बात यह है कि चाहे पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करिए, चाहे दूसरे पंक्ति के सापेक्ष, चाहे तीसरे पंक्ति के सापेक्ष, उसका जो संख्यात्मक मान है सारणी का, अगर 2 आ रहा है पहले तो बाद में भी 2 ही आएगा और उसके बाद में भी 2 ही आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। यही नहीं, चाहे पहले कॉलम यानी कि पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करिए, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करिए, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करिए, उसका जो संख्यात्मक मान है वो हमेशा सेम आएगा। तो हमेशा हमारी आदत बनी रहती है कि हमेशा हम जो पहला पंक्ति है उसी के सापेक्ष उसका विस्तार करते हैं। अभी आप परेशान हो रहे होंगे कि इस सर जी क्या बोल रहे हैं कि किसके सापेक्ष। तो इसमें क्या करते हैं, इसका तरीका जो है आप यहाँ पे सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना, किसको ढकना है, किसको क्या करना है। अब इसका जो डिटरमिनेंट का मान बताना है तो हम क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष यानी पहले पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 है, इसको लिख लेते हैं और देखते हैं कि 2 किस रो और किस कॉलम में है। देखिए 2 जो है फर्स्ट रो और इसमें है, तो दिख क्या रहा है, यहाँ पे 1 5 4 2 दिख रहा है। तो इसको आप क्या करिए, तो यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का जो है एक डिटरमिनेंट बनना है 1 5 4 2। क्लियर है। अब देखिए अब आ गए 5 लिखने, यहाँ पे 5 नहीं होगा, ये एलिमेंट की जो पोजीशन है यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा -5। आप क्या करेंगे, फिर से देखेंगे माइनस जो 5 है वो कहाँ पे है, तो 5 जो है भैया दूसरे स्तंभ और पहले पंक्ति में है,
उसको हम ढक देंगे तो क्या दिख रहा है 0532। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 05 और क्या करेंगे 32। क्लियर है। अब आ जाएंगे 7 के पास। 7 के जो पोजीशन है वो प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा +7। अब फिर से हम देखेंगे कि जो 7 है वो किस रो और किस पंक्ति में है, उसको हम क्या करेंगे ढक देंगे। तो जो दिख रहा है क्या दिख रहा है 0134, जो 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बनना है साढ़े 0 यहाँ पे 1, ये हो गया 3 4। क्लियर है। अब देखिए इसका मान निकाल दीजिए आप। तो डिटरमिनेंट का जो मान है ये पहले शुरुआत के लिए है, बाद में हम लोग इसको बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे। ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस लगा के इसमें, तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पे 1 का 2 में होगा तो 2, इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस कर देंगे तो 4 5 20। क्लियर है। यहाँ पे बाहर -5 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सबसे पहले इसका होगा ठीक ना। ये 0 हो जाएगा, -5 3 15, ये +7, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 और माइनस लगा के इस 3 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। 2 में से -8 ये हो जाएगा -36 ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 15 घटाएंगे -15 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +75। क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा -21, तो ये -36 और -21 ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7, यहाँ पे हो जाएगा -57 + 75। क्लियर है। तो प्लस माइनस आप घटा देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हम 75 -57 कर देंगे, 15 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 6 में से इधर तो -+18 ठीक ना। ये जो है 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है, सारणिक होता है, उसका जब मान निकालते हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा ठीक ना। तो मुख्यतः हमेशा 3x3 ऑर्डर के आप डिटरमिनेंट का मान आपको निकालने आना चाहिए। सारा का सारा जो खेल इसी पे है ठीक ना, पूरा चैप्टर इसी पे ख़त्म हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन का अभ्यास हम और करा देते हैं ठीक है। चलिए एक यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दिख रहा है, उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभी आप भी डिटरमिनेंट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक त्रिभुज बना के चाहे कैपिटल डी से। मैक्सिमम आपको कैपिटल डी मिलेगा, वो ज़्यादा बेहतर होता है ठीक ना। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का कभी भी हमेशा वर्ग इसका जो वर्ग आव्यूह के फॉर्म में आएगा, यानी कि आव्यूह कहना ठीक नहीं है, हमेशा जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसमें जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। और यहाँ पे ध्यान रखिए अगर 3x3 ऑर्डर का है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ भी ध्यान रखना है ठीक ना। इस डिटरमिनेंट का मान बताना है, यानी कि कैपिटल डी, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, अगर इस तरह से लिख दिया गया डिटरमिनेंट ऑफ डी, यानी कि जो डी है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, फिर से वही काम, ढकना और उसको ओपन करना। यहाँ पे क्या करेंगे 2 को, ये R1 के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, अब यहाँ पे इसको रखेंगे तो देखेंगे कि 2 जो हम ढके हैं वो किस रो और किस कॉलम में है, तो उसको हम ढक देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20 हो जाएगा और माइनस लगा के 7 के 21 ठीक है, ये हो गया -21। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है उसकी जो पोजीशन है वो माइनस है, तो वो -7 से उतरेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि 7 कहाँ पे है, तो 7 जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको हम ढक लेंगे। तो अब देखिए ये 0 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के 2 का 7 में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यहाँ पे माइनस लगाएंगे ये हो जाएगा 14। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे +1, ये हम पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, यही चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ए प्लस माइनस प्लस का ध्यान हमें हमेशा रखना है ठीक ना। तो यहाँ पे +1 हो गया, तो ये देखेंगे कि कहाँ पे है तो इसको ढक देंगे। तो अब जो है ये 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के 2 का 5 में तो -10, ये हो जाएगा भैया 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10। क्लियर है।
ये जो है आप डिटरमिनेंट की वैल्यू, कुल मिला के यही मुख्य चीज़ था आज के लेक्चर में कि जो 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है साड़िक है उसका जो मान है आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा -1, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2, यहाँ पे हो जाएगा 14 7 98। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे हो जाएगा -10। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। ये -12 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 98। इसको आप सॉल्व कर लीजिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि कोई भी आपको आरबीयू डिटरमिनेंट मिले उसका हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहला जो अंतर मिला कि जो आरबीयू और सारणी का जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों अलग है। सारणी का हमेशा एक संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है। कुछ चीज़ें और हम सीखेंगे, इससे ज़्यादा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज आपको लग जाएगा। ठीक है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शौकीन है तो उसको सीख सकता है। इसमें क्या है, सबसे ख़ास बात ये है ना कि किसी भी पंक्ति या किसी भी दूसरे पंक्ति के सापेक्ष भी इसका मान हम निकालें जो यहाँ पे आया हुआ है। अगर R2 के सापेक्ष भी इसका विस्तार करें, यानी कि दूसरे पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही आएगा। ठीक ना। सबसे ख़ास बात ये है, तो आप फ्री हैं चाहे प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरे पंक्ति के सापेक्ष या पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम के सापेक्ष भी सारणी का विस्तार करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होगा। लेकिन हम जो है 99% केस में हम कोशिश करते हैं कि पहले पंक्ति के सापेक्ष ही विस्तार करें, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस थोड़ा कम होता है, कैलकुलेशन होने में हमें आसानी होती है। ठीक है। सीधे हम एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं। कुछ क्वेश्चन कराते हैं, कुछ आपको हम देते हैं होमवर्क। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार कहना ठीक नहीं है, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल पाए। इधर उधर की चीज़ों में हम ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और भी हम चैप्टर 4 हो चुका है। इसके बाद जो भी आपको चैप्टर मिलेंगे, कैलकुलस शुरू होगा, बहुत आसान होगा और उसको हम बहुत बेहतर तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है। सीधे एक्सरसाइज आते हैं 4.1 में। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान बताइए। ये 2x2 ऑर्डर का है तो इसका तो बहुत आसान मान है। ठीक है। इसका क्या होगा, 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा। भैया 2 का अगर -1 में मल्टीप्लाई कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात, कर लेंगे। फिर माइनस लगा के जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस लगा लेते हैं, तो यहाँ पे है -4 × 4। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस तो पहले से है, लेकिन जब इसका हम मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये बीच में माइनस आता है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व क्या करना, कर ही देते हैं। ये हो गया -2, 5 चौको 20, -20 आएगा, बाहर प्लस है तो ये हो जाएगा। ठीक ना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 18। तो पहला क्वेश्चन हो गया। ये भी 2x2 ऑर्डर का है। कॉस्ट इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा किसमें, यहाँ पे सब में इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा का कॉस थीटा में होगा भैया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी में कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन बाहर माइनस पड़ा है तो प्लस कर देगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब भैया सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये एक साथ एलिमेंट है। ठीक ना। ये भी एक साथ है और ये भी एक साथ है। ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको हम बता देते हैं दूसरे का दूसरा। देखिए यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है तो सबसे पहले वही काम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का भैया एक्स स्क्वायर -x + 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x + 1 में, फिर माइनस लगा के इसका इसमें कर देंगे, यानी कि x + 1 उसी तरह से होगा जैसे किसी भी डिटरमिनेंट का हम विस्तार कर रहे थे। सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर के एक्स में होगा भैया तो ए हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, -x को उठाएंगे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -x², यहाँ पे हो जाएगा -x, 1 को उठाएंगे यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +x, यहाँ पे +1। ये x + 1 है और x - 1 है, यानी कि a + b × a - b होता है तो a² - b², ये हो जाएगा x² - 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² ये +1 हो जाएगा। ठीक है। ये इससे कटा,
ये इससे कटा और क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे +1। ये हमारा क्या हुआ, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई। अगर आपका जो डिटरमिनेंट का जो उसमें जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, वो वेरिएबल में है तो आंसर हमारा वेरिएबल में आएगा। अगर एक संख्यात्मक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमेशा क्या होगा, एक रियल वैल्यू आएगी, एक संख्यात्मक मान आएगा। ठीक है, ये रहा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है। बहुत आप आसानी से लगा सकते हैं भैया। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था आज का, कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, भूमिका बनाना। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले भूमिका बनाया जाता है। और आप देखेंगे कि जो है सारणिक आव्यूह से किस तरह से जुड़ा हुआ है और किस तरह से इन दोनों में बड़ा ही अंतर भी चलता है, लड़ाई झगड़ा और साथ में प्यार भी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भाई बहन का इसको रिश्ता दिया है, आव्यूह और सारणिक को। ठीक ना, क्योंकि भाई बहन में जितना झगड़ा होता है वो उतना ही शायद ही किसी रिलेशन में होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही कहीं प्यार भी होता है, कनेक्शन भी होता है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर ज़रूर है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये काम करने हैं, प्रश्नावली 4.1 के सारे सवालों को हल करना है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क हो गया। बहुत आसान है क्वेश्चन, ढेर सारे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।